नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जमीन जोतदार और जंजाल नामक एक एपिसोड्स की श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें बात होगी जमीन की, जिसमें बात होगी जंजाल की, जिसमें बात होगी जोतदार की। हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है श्री राधा मोहन प्रसाद। नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय देने में वैसे बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इनके नाम इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि मैं आपको चंद वाक्यों में बता नहीं पाऊंगा। आज की तारीख में राजस्व और जमीन के मामलों के इतने बड़े जानकार से मैं आज तक नहीं मिला। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में इनके जितना रेवेन्यू का जानकार शायद ही कोई व्यक्ति होगा। इन्होंने असंख्य किताबें लिखी हैं। इनकी बहुत सारी किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हैं, स्टोर्स में भी उपलब्ध हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनकी तमाम किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएं ताकि आप उसको ले सकें। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले राजस्व के सबसे निचले पायदान, राजस्व कर्मचारी। कभी हम लोगों ने कहावत सुनी थी कि रेवेन्यू में डीसी नहीं तो केसी, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या नहीं तो कर्मचारी। तो कर्मचारी के बारे में बात करेंगे। इनकी एक लिखी हुई बड़ी शानदार किताब है राजस्व कर्मचारी के मार्ग निर्देशिका के बारे में। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका स्वागत है संध्या नंबर। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस किताब को लिखने के पीछे आपका क्या मकसद है और राजस्व कर्मियों को क्या क्या चीज करना चाहिए, इसके विषय में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। जी नमस्कार। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त सदस्य हूं और बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में मैंने 1980 में जब सर्विस ज्वाइन किया, उस समय से लेकर के और रिटायरमेंट तक मैं कम से कम 20 साल तक राजस्व अधिकारी के विभिन्न पदों, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समहर्ता के पदों पर मैंने काम किया। और अपने काम के दौरान मैंने पाया कि जो हमारे काम करने वाले नीचे पायदान पर जो कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, राजस्व प्रशासन में जो भूमि अभिलेख का संधारण करते हैं, जिससे आम जनता रूबरू होती है, आम जनता की पहुंच सीधे राजस्व कर्मचारी के पास होती है। तो मैंने पाया कि उनके पास जानकारियों का अभाव है। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो राजस्व के जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी गवर्नमेंट के राजस्व विभाग के जितने सारे सर्कुलर्स निकले हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके बारे में वे जानकार नहीं हैं। जबकि मूल रूप से भूमि अभिलेख प्रबंधन, अनुरक्षण, रख रखाव इत्यादि की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ राजस्व कर्मचारी को दी गई। तो मैंने पाया कि हमें इनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए कम से कम एक दिशा निर्देश जो राज्य सरकार का समय समय पर निकला है, उसका एक संकलन होना चाहिए। विभिन्न सारी जो किताबें हैं, जो बीटी एक्ट से लेकर के और बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, भू हदबंदी अधिनियम इत्यादि इत्यादि के जितने रेलिवेंट पोर्शन हैं, जिससे राजस्व कर्मचारियों को रूबरू होना पड़ता है। और आम जितने हमारे भूधारी हैं, ज़मीन मालिक हैं, काश्तकार हैं, जिनकी समस्याएं उनसे जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में अगर इनको सही जानकारी दी जाए तो एक राजस्व प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने में सहूलियत होगी। इस प्रसंग में मैंने सबसे पहला काम ये किया कि राजस्व कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शिका निकाला। महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत का प्रदेश था और जो भूमि अभिलेखों का प्रबंधन था, रख रखाव था, वो जमींदारों के ऊपर दायित्व अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने दायित्व तो दिया, मगर जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड थे तब बिफोर वेस्टिंग, यानी जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जितने भी जमींदार थे, मध्यवर्ती थे, उन लोगों ने बिहार के जितने भी जोतदार थे, हम जोतदार शब्द का यूज इसलिए कर रहे हैं
कि जमीन जो जोतने वाले होते थे और एक होते थे बटाई पर जोतने वाले, एक जमीन के मालिक होते थे जो जोतते थे, और दूसरे जो उनसे रेंट कलेक्शन करने वाले होते थे मध्यवर्ती और जमींदार होते थे। तो जमींदारों मध्यवर्तियों ने उनके रिकॉर्ड का रखरखाव किया ही नहीं। बोले ये हुआ कि प्रत्येक जोतदार राजस्व कर्मचारी उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, उनके पटवारी पर निर्भर रहता था। कोई भी जानकारी लेनी होती थी तो वो जमींदारों के पटवारी के ऊपर निर्भर रहता था। 1952 में पहली बार राजस्व कर्मचारियों का पद सृजित हुआ, अंचल अधिकारी का पद सृजित हुआ और अंचल निरीक्षक का पद सृजित हुआ। उसमें राजस्व कर्मचारियों का मुख्य दायित्व दिया गया अभिलेखों का प्रबंधन और रखरखाव, और इसके लिए 4-5 राजस्व ग्रामों को मिलाकर हल्का का निर्माण किया गया और हल्का मुख्यालय बनाया गया और उसका प्रभारी कर्मचारी राजस्व कर्मचारी बनाया गया, जिसके ऊपर यह दायित्व दिया गया कि वो जितने भी जोतदार हैं, रैयत हैं, काश्तकार हैं, उनसे वो राजस्व की वसूली करें। अगर उनके जो रैयत, काश्तकार, भूधारी जो भी हो, चूंकि कैटेगरी उस समय में वही थी, अगर उनको उत्तराधिकार प्राप्त होता है या जमीन वो अंतरण के माध्यम से, क्रय के माध्यम से, विल के माध्यम से, आपसी बदलाइन के माध्यम से, सरकार के बंदोबस्ती के माध्यम से अगर वो जमीन प्राप्त करते हैं तो राजस्व अभिलेखों यानी जमाबंदी पंजी में उनके नाम का नामांतरण कर दें। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत बढ़िया से बताया कि कैसे जो कुछ राजस्व मौजे हैं उसको मिला के एक हल्का बनाया गया, फिर एक हल्का पर हल्का राजस्व कर्मचारी बना, फिर उसके ऊपर अंचल वगैरह होता है। अभी हम आपके इस किताब की चर्चा करना चाहते हैं। ये किताब है राजस्व कर्मचारी मार्गदर्शिका। तो स्वाभाविक रूप से जो आप बता रहे हैं, राजस्व कर्मचारियों के राजस्व भूमि प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको क्यों मिली, नंबर 1, और नंबर 2 कि इस किताब में अभी मोटे तौर पर किन किन विषयों को आपने टच किया है। क्योंकि यह श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है तो आपसे अभी बहुत अलग सभी विषय पर बात करनी है। तो अभी हम लोग सिर्फ राजस्व कर्मचारियों पर फोकस करते हैं कि ये किताब आपको क्यों लगा कि ये किताब लिखने की जरूरत है, नंबर 1, और नंबर 2 इस किताब में आपने किन किन विषयों को टच किया है, ये अगर आप बतलाने की कृपा करेंगे तो हमारे राजस्व कर्मचारी जितने साथी हैं वे सभी इसका फायदा ले सकेंगे, और अगर उनको आवश्यकता होगी तो इस किताब को पढ़ करके वो अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर सकें। तो ये 2 प्रश्न का उत्तर हम आपसे चाहेंगे। बिहार का राजस्व प्रशासन मूल रूप से अभिलेखों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, और हमारे बिहार में 2 प्रमुख अभिलेख हैं। एक परमानेंट अभिलेख जिसको कहते हैं परमानेंट रिकॉर्ड, जिसको कि सर्वे डिपार्टमेंट बनाता है, भूमि सर्वेक्षण कर, उसको कहते हैं खतियान और मानचित्र। और एक बार अगर खतियान मानचित्र अंतिम रूप से पब्लिश्ड हो जाता है तो अपरिहार्य कुछ स्थिति को छोड़कर उसमें आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, और उसका निर्माण जब भी होता है तो सर्वेक्षण करके ही होता है। दूसरा अभिलेख है जिसको कहते हैं अस्थायी अभिलेख, और अस्थायी अभिलेख को कहा जाता है जमाबंदी पंजी। और ये जमाबंदी पंजी एक ऐसी पंजी होती है जिसमें जिस राजस्व ग्राम में रहने वाले रैयत काश्तकार होते हैं उनके नामों की प्रविष्टि होती है। उत्तराधिकार और अंतरण के आधार पर जितने भी परिवर्तन होते हैं उसकी प्रविष्टि सिर्फ और सिर्फ जमाबंदी पंजी में की जाती है। उसी को हम लोग रजिस्टर 2 भी, हाँ, उसी को रजिस्टर 2 कहते हैं। और जमाबंदी पंजी ही एक ऐसी पंजी है जिसको कि हम लोग एक ठेठ लहजे में कहते हैं कि यही गीता है, यही बाइबिल है, यही कुरान है। जिस किसी को भी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट लेना हो जमाबंदी पंजी से लेगा, जिस किसी को नामांतरण करना हो जमाबंदी पंजी में कराएगा, जिसको पार्टीशन कराना हो, पार्टीशन के बाद एंट्री होगी तो जमाबंदी पंजी में होगी, लगान भुगतान करेगा उसकी जमाबंदी पंजी में एंट्री होगी। यानी सबका जवाब सिर्फ और सिर्फ जमाबंदी। इसी आपने कहा कि जो दो तरह के अभिलेख की चर्चा की, एक परमानेंट आपने बताया सबके, उस पर तो खैर हम लोग अलग से बात करेंगे, और दूसरा आपने बताया अस्थायी अभिलेख रजिस्टर 2 या जमाबंदी। आपने अस्थायी इसलिए बताया कि जितना बार लैंड ट्रांसफर होगा
तो उसके बाद उसमें एंट्री होगी, यानी वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट। ओके। तो जो जमाबंदी पंजी ये राजस्व प्रशासन में आया, ये ऐसे नहीं आया है। इसका जन्मदाता महान शेरशाह सूरी था, जिसने राजस्व प्रशासन में प्रयोग किया और सबसे पहले उसी ने जमाबंदी पंजी का निर्माण करवाया। रैयतवार जमाबंदी यानी उससे जस्ट बात आप पता जी ये जमाबंदी पंजी का निर्माण का कॉन्सेप्ट शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी का दिया हुआ है। और शेरशाह सूरी ने हिंदी में, फारसी में, उस समय की जो सरकारी भाषा थी उर्दू थी, उसमें उसने जमाबंदी पंजी का निर्माण कराया। और शेरशाह की एक धारणा थी कि हमारे जो किसान हैं वो अगर खुशहाल होंगे, अच्छे ढंग से उनके रिकॉर्ड का प्रबंधन होगा, तभी वो सरकार को रेंट दे सकेंगे। तो इसलिए, और उन पर सरकारी कर्मचारी जो उस समय के उनके नुमाइंदे होते थे वे अत्याचार नहीं करें, इसलिए पहले पहले उन्होंने किसानों के ज़मीन के जोत ज़मीन का रिकॉर्ड तैयार करवाया, नापी करवाया। नापी करा कर के, चूँकि उस समय कोई खाता खिसरा ज़मीन का नहीं होता था, सिर्फ ज़मीन का चौहद्दी और एक मोटा मोटी रकबा बीघा में होता था उस समय, दे करके उसने रेंट डाल दिया। और यह प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद मुगलों ने इसको अपनाया। टोडरमल के भूमि बंदोबस्त में सबसे पहले असल जमा तुमार यानी असली जमाबंदी पंजी का निर्माण कराया गया। जमीन जो किसानों के जोत में थी, किस्म निर्धारित करते हुए उसका रेंट निर्धारित किया गया। मुगलों के बाद जब प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ, तो सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत इसको ला दिया। मुगलों की जितनी भी भूमि की पद्धति थी, सबको उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। अब उन्होंने जमाबंदी पंजी का निर्माण कराया। जमाबंदी पंजी काफ़ी महत्वपूर्ण पंजी है, और इस पंजी का रखरखाव अगर राजस्व कर्मचारी ठीक से करें तो बिहार के रहने वाले जितने अब हम लोग रैयत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। अब सभी ज़मीन के मालिक हैं, चाहे वो 1 डिसमिल ज़मीन का जोतने वाला मालिक हो, जो स्वामी हो, या 50 एकड़ का हो, या जितनी उसके पास ज़मीन हो, सबको हम लोग ज़मीन के मालिक के रूप में संबोधित करते हैं कि वो ज़मीन का मालिक है, मालिक है। बिल्कुल। अब वो रिवन शब्द का प्रयोग था वो उस वक्त जब हाँ, और रियाया थी प्रजा, वो उनकी प्रजा थी। आज हम लोग देश में स्वतंत्र नागरिक हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत, प्रजातंत्र के अंतर्गत हम लोग हैं, और सरकार को हम लोग अपनी जोत की ज़मीन का रेंट देते हैं। यह बिहार टेनेंसी एक्ट के द्वारा हम पर एक ऑब्लिगेशन दिया हुआ है कि हम ज़मीन जोतेंगे तो देंगे, उसका लगान देंगे। तो हम लोग भूमालिक के तौर पर सभी ज़मीन के मालिक हैं, हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हमने जब देखा, अंचलों का इंस्पेक्शन किया, भूमि सुधार उपसमहर्ता के रूप में रहते हुए, एसडीओ के रूप में रहते हुए अपर समहर्ता, तो पाया कि राजस्व कर्मचारियों की जो जमाबंदी पंजी है वो ठीक ढंग से संधारित नहीं है। जमाबंदी पंजी के पन्ने फट गए हैं, निर्माण नहीं हो रहा है। जमाबंदी पंजी में रेंट रैयत ले रहा है, लेकिन उसकी प्रविष्टि ठीक ढंग से कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। जमाबंदी पंजी के पन्ने आम तौर पर 3 से 4 साल चलते हैं, भर गया है, कहाँ उसकी प्रविष्टि होगी, कौन जमाबंदी पंजी का निर्माण करेगा, किसका दायित्व है, इत्यादि जो विषय हैं, ये सब अंतरित थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम राजस्व कर्मचारियों के लिए जमाबंदी, जो बिहार टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइडेड है कि जो लगान देगा तो उस लगान की प्रविष्टि किसी न किसी पंजी में होनी चाहिए, तो उसके लिए जमाबंदी पंजी का निर्माण खतियान के आधार पर, रिकॉर्ड ऑफ राइट के आधार पर ये कराया गया। और तब मैंने बिहार काश्तकारी अधिनियम के आधार पर इस पुस्तक को लिखा, और इसमें बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जमाबंदी पंजी का कैसे निर्माण होगा। भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, उसमें राजस्व कर्मचारियों की एक्सक्लूसिव ड्यूटी में दी गई कि ये आपका एकमात्र काम है कि आप भूमि अभिलेखों का रखरखाव करें, प्रबंधन करें, क्योंकि हमारे जो भू मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, हमारे जो रैयत हैं, अब रैयत इसलिए सिनेरियो से हट गए हैं कि अब हम लोग स्वतंत्र भारत में एक डेमोक्रेसी के अंतर्गत हैं, जो खेती करते हैं और कुछ लोग नौकरी करते हैं। तो खेती करने वाले खेती करते हैं, नौकरी करने वाले खेती कराते हैं, इसलिए अब हम लोग ज़मीन के मालिक के रूप में संबोधित करते हैं। उनके भी रिकॉर्ड का अपडेशन होते रहे और उनकी जमाबंदी पंजी सही ढंग से हो। इसका मतलब कि ये इस किताब में आपके द्वारा राजस्व कर्मचारियों के जो सबसे मूलभूत या जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके
दायित्व है जी कि रिकॉर्ड ऑफ जमाबंदी पंजी में रजिस्टर 2 में ठीक से इंदराज हो, कैसे इंदराज हो उसकी पूरी चर्चा की पूरी चर्चा की गई है। अभी हम लोग आपसे, चूंकि यह इस किताब को आप देख लीजिए, इस किताब पर एक अगले एपिसोड में इसके पूरे विषय वस्तु पर हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एंट्रीज है, क्या क्या लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं और कैसे किया जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग इसको अगले एपिसोड में करते हैं। थैंक यू। हम तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार नमस्कार।